नज़्मों के इस दौर के बाद नाज़रीन हम अफसानों की तरफ चलेंगे। अफसाने में आपको जैसे पता है, अफसाने में जिंदगी के सिर्फ एक पहलू को पेश किया जाता है और इख्तिसार के साथ इसमें जामियत होती है और किसी खास मरकजी तासुर को लेकर हयात इंसानी का कोई गोशा या अक्स पेश किया जाता है। रूहीना फातिमा अपना एक अफसाना पेश करेगी जिसका उन्वान है यूं भी होता है। रूहीना फातिमा इनका असली नाम है और कलमी नाम रूहीना सहर है। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से फिल्म का इम्तिहान कामयाब किया है। आप ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की अनाउंसर है और निहायत खुश उसलूबी के साथ युवानी प्रोग्राम पेश करती हैं। आपको अफसाना निगारी से बड़ी दिलचस्पी है, लीजिए इनका अफसाना समाप्त फरमाइए। सदर जलसा प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, रिसर्च स्कॉलर्स और अजीज साथियों, मेरे अफसाने का उन्वान है ऐसा भी होता है। असद जब कॉलेज से घर वापस आ रहा था तो अपने घर के सामने जान पहचान के अजीज व खारिफ को देखकर परेशान हो गया कि हमारे घर पर इतने सारे अफराद क्यों जमा हैं। वो हैरानी के आलम में जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने वालिद की नाश देखा तो उस पर सख्ता तारी हो गया। ये क्या हो गया? असद सोचने लगा, सुबह मैं कॉलेज जा रहा था तब तो मेरे अब्बू लॉन में बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। इतने में असद का छोटा भाई आबिद रोता हुआ आकर असद से लपेट गया और कहने लगा, भैया अबू जी को अभी कुछ देर पहले अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमें तन्हा छोड़कर चल बसे। इधर रिश्तेदार इन्हें सब्र और हौसला रखने की तलकीन कर रहे थे। इस वाक़े के बाद से असद के घर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अड़ोस पड़ोस के लोग पुरसे के लिए आने जाने लगे। असद की माँ को तसल्ली देते और कहते कि हमें ज़रूरत पड़ने पर याद रखना, हम तुम्हारे अपने हैं। असद और आबिद को ढेर सारी दुआएं दी गईं। असद को यूं नसीहत करते, अब तुम्हारे सर से वालिद का साया उठ चुका है। वो बड़े ईमानदार और मेहनती जिम्मेदार शख्स थे, तुम भी उन्हीं के कदम पर चलना। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखना। असद इन तमाम लोगों को नसीहतें सुनता रहा। उसे ख्याल आया कि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी मुकम्मल ना हो सका। मेरे अब्बू का इतना अरमान था कि मैं MBA करके अच्छे ओहदे पर फायज हो जाऊं और मुझे खुद भी कितना शौक था MBA करने का। अब्बू जी की बेवक्त मौत ने मुझे कितना अकेला छोड़ दिया है। असद ने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन का आखिरी साल मुकम्मल किया। आबिद ने MSET में अच्छे नंबरात से करीबी रैंक हासिल किया था। आबिद को डॉक्टरी में एडमिशन आसानी से मिल सकता था, लेकिन एडमिशन फीस का बंदोबस्त न हो सका था। रिश्तेदार, अजीज व क़रीब तो असद के खानदान को जैसे भूल ही गए थे। कोई खैर व खबर पूछने वाला न था। वालिद की हयात में वही लोग असद और आबिद को पलकों पर बिठाया करते थे, आज इन लोगों पर उचटती नजर भी नहीं डालते थे। असद ने इन हालात को देखकर MBA करने का इरादा कर दिया और नौकरी की तलाश में मुंबई शहर का रुख किया। असद को मुंबई आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि अचानक शहबाज से मुलाकात हुई। शहबाज असद के बचपन का साथी था। सूट बूट चमकती कार से उतरते देखकर असद उसे पहचान भी न सका। शहबाज ने असद के करीब आकर कहा, अरे असद, तुम यहाँ कैसे और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? सब ठीक तो है? आखिर तुम मुंबई किस
सिलसिले में आए हो? शहबाज एक ही सांस में सब कुछ पूछ बैठा। असद ने शहबाज को अपने तमाम हालात सुना दिए और कहा कि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है, वो अपने छोटे भाई आबिद को डॉक्टर बनाए और अपनी माँ को अब्बू के न होने का एहसास न दिलाए। शहबाज ने असद से कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नौकरी कर सकते हो। असद ने पूछा, किस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी? शहबाज, अरे बाबा तुम मेरे साथ चलो तो सही, सब कुछ समझा दूंगा। शहबाज ने असद का हाथ पकड़कर कार में बिठाया और कार चलाने लगा। कार बर्फ रफ्तारी के साथ हवा से बातें करती हुई एक बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। शहबाज और असद कार से उतरकर अंदर दाखिल हुए। सामने एक बेवकल आदमी बैठा हुआ था जो शहबाज का सरदार था। शहबाज ने आगे बढ़कर असद को उससे मिलाया। शहबाज, क्या तुम ये बता दिया है कि ये आया तो अपनी मर्जी से है मगर जाएगा हमारे हुक्म से? मालूम है यहाँ किस तरह के काम तय पाते हैं और किस तरह के काम करने होंगे? मैं सब कुछ समझा दूंगा सरदार। देखो असद, हमारे आज के कामों में एक आसान काम तुम्हें समझाता हूँ। सुनो, काम सिर्फ इतना है कि कल की 2 बजे की लोकल ट्रेन को बम से उड़ाना है और इस काम के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कहकर वो 20 लाख रुपयों से भरा ब्रीफकेस असद के आगे बढ़ा दिया। असद छट से पीछे हट गया। देखो असद, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ की देखभाल और छोटे भाई की डॉक्टरी में एडमिशन किस तरह कराओगे, उसके मुस्तकबिल का दारोमदार तुम पर है। इस काम के लिए तुम अभी नए हो, शायद इसलिए घबरा रहे हो। परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाएगा। ये पैसे रख लो और बाकी के पैसे काम होने के बाद सरदार से ले लेना। ये लो बम, और हाँ, ये रिमोट संभाल कर रखना। याद रखो, कल ठीक 2 बजे ट्रेन स्टेशन पर आएगी, इसको बम से उड़ा देना। चलो, जो कुछ समझ में ना आए मुझे कॉल कर लो। असद तमाम रात करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, असद पर हर घड़ी पहाड़ जैसी गुजर रही थी। असद का जहन पीछे माजी की तरफ भाग रहा था कि असद के खानदान वाले, इसके वालिद खुद कितने ईमानदार और शरीफ आदमी थे, लेकिन मुझे मेरे हालात किस तरह के काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। 1 बजे ही वो न चाहते हुए भी रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। रेलवे स्टेशन करीब ही था और असद का ज़मीर आवाज दे रहा था, असद तुम क्या करने जा रहे हो? बेगुनाह इंसानों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। कितने बेसहारा होंगे और कितने अपनों से बिछड़ जाएंगे। लेकिन असद को अपना फर्ज याद आने लगा। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे भाई का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। असद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर पहले बम को पटरियों पर नस्ब कर दिया और करीब की 2 पहाड़ियों के दरमियान बैठ गया, जहां से उसको सारा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। असद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। असद ये सोचकर मुतमईन हो रहा था कि जितने पैसे वो 5 वर्षों में कमा सकता है, आज पल भर में कमा लेगा। आबिद को शहर के अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देगा वगैरह, ये सब सोचने लगा। इसके पास आलीशान इमारत होगी, नौकर चाकर होंगे, गैरेज में खड़ी गाड़ी होगी और रंज व अलम के बजाय दौलत व खुशहाली होगी। और तो और मेरी वालदा ताउम्र जिन खुशियों की आरज़ू थी वो पूरी होंगी। अरे हाँ, मुझे ये सब हासिल करने के लिए पहले इस बम से मुंसलिक रिमोट का बटन दबाना होगा। असद का ज़मीर उसे कचोके लगाता है, मगर उसकी ज़रूरियात व ख्वाहिशात उसे आगे ढकेलते रहते हैं और रफ्ता रफ्ता असद के हाथों की गिरफ्त रिमोट पर मजबूत होती गई और ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आई, इधर असद ने झट से बटन दबा दिया। पल भर में जोरदार धमाके के साथ ट्रेन के तमाम मुसाफिरों के पर्दे से उड़ गए। असद तेज तेज सांस लेते हुए अपने चेहरे को दूसरी जानिब मोड़ दिया और जब असद की नजर सेलफोन पर पड़ी तो आबिद का SMS आ चुका था, जिसमें उसने लिखा था, भैया आपको अम्मी बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं और अम्मी आज 2 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं, हमें स्टेशन पर रिसीव कर लेना।
असद के होश उड़ गए कि अनजाने में उसने क्या कर दिया। असद का गला खुश्क होने लगा, बेहिस वो हरकत खड़ा रहा। अजीब सी कैफियत हो रही थी, दिल चाहता था कि चीख पड़ूं। असद का पूरा वजूद लरज गया, पसीने में शराबोर होकर उसी जगह पर बैठ गया। असद की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और बदन का एक एक जुज़ कह रहा था, काश ऐ काश मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लेता तो ये हादसा मुझसे सरजद न होता। मैं जिसके लिए जो कुछ कर रहा था वही मेरे अपने हाथों से खत्म हो गए। असली हालत से वाबस्ता इस अफसाने को आपने समाप्त किया।